देखिए आज 1 दिसंबर है। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस के रूप में हर साल। यूनाइटेड नेशंस ने ये तारीख तय की है, तो यूनाइटेड नेशंस के सभी देशों में, संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों में हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। और 1988 में पहली बार ये शुरू हुआ था, तब से हर साल मनाया जाता है। और इसका बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि लोगों में अवेयरनेस आए, लोगों में जागरूकता आए एड्स को लेकर। जिनको एड्स नहीं है वो भी जाने एड्स क्या होता है, और जिनको एड्स है वो इस बात को स्वीकार करे कि आपको एड्स है और आपको दवा लेनी पड़ेगी, मेडिकेशन लेना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बीमारी है एड्स, इसका नो क्योर, इसका कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको एड्स हो गया तो आप इस बीमारी से छुटकारा हो जाएगा। हाँ, इसका जो मेडिकेशन है, जो इसकी दवाइयां हैं, वो आपको, आपका जो ग्रोथ है, एड्स का जो ग्रोथ है उसको कम कर सकती है, आपको और लंबा जीवन जीने में, हेल्दी और जीवन जीने में वो सहायक होती है। तो ये जो एड्स है इसके बारे में जानते हैं कि ये जो एड्स होता कैसे है और क्या क्या इसके रीजंस हैं। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा ये बायोलॉजी का टॉपिक है, हेल्थ से जुड़ा हुआ टॉपिक है और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। एक वायरस है, इसका नाम HIV वायरस, इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये वायरस है, क्या नाम है? HIV वायरस। ये हमारी जो इम्यूनो है, हमारा जो इम्यूनिटी है उसको कम करता है, उसको खत्म करता है ये वायरस। और ये ह्यूमंस को ही होता है, जानवरों को नहीं होता। अब ये जो वायरस होते हैं, आप सभी को कोरोना वायरस ने इतना तो सिखा दिया होगा कि हमारे शरीर में एंटीबॉडीज हैं, एंटीबॉडीज। और एंटीबॉडीज जो होती हैं वो जो बाहर से पैथोजन आते हैं, जो बाहरी पैथोजन, पैथोजन मतलब जो मेरे शरीर में का नहीं है, बाहर से आया है, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो या कोई और बीमारी हो, तो उन पैथोजन से एंटीबॉडीज क्या करती हैं? लड़ाई करती हैं। ये आपको पता होगा। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं ये हमारे ब्लड में जो व्हाइट ब्लड सेल है, व्हाइट ब्लड सेल, वहां पे ये होती हैं। अब व्हाइट ब्लड सेल में भी एक, व्हाइट ब्लड सेल में भी कई हिस्से हैं। एक इसका हिस्सा होता है, इसे कहते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट में ये एंटीबॉडीज बनती हैं। तो हमारा व्हाइट ब्लड सेल जो है, सबसे ज्यादा जो हमारा लिम्फ है वहां पे आपको WBC मिलते हैं, लेकिन मिलते हैं आपको वैसे पूरे शरीर में WBC है। तो WBC में जो लिम्फोसाइट है वहां पे एंटीबॉडी आपकी बनती है, पैदा होती हैं। और ये एंटीबॉडी जब भी कोई पैथोजन आप पर अटैक करता है, कोई भी बाहरी चीज आप पर अटैक करती है, तो उससे लड़ती है। ये जो वायरस है ये क्या है? एक तरह का पैथोजन। तो ये जो वायरस होता है, ये जो वायरस होता है ये अटैक करता है किस पे? ये अटैक करता है टी सेल पे। सॉरी, ये टी सेल नहीं, ये अटैक करता है हेल्पर सेल पे। ये जो वायरस है ये किस पे अटैक करता है? हेल्पर सेल। ये जो हेल्पर सेल क्या होते हैं? ये जो हमारा लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट में आपके एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्या है? ये हमारे शरीर के सैनिक है। जब भी बाहर से कोई चीज आती है तो ये उनसे लड़ते हैं। लेकिन सैनिक को कोई होना तो चाहिए बताने वाला कि भाई लड़ाई करने जाओ, दुश्मन ने अटैक कर दिया है। तो जो हेल्पर सेल होते हैं वो संदेश देते हैं एंटीबॉडीज को कि भाई तुम जाओ और अटैक करो। अगर हेल्पर सेल संदेश ही ना दे तो, अगर मैसेंजर मैसेज ना दे तो आर्मी तो खड़ी रह जाएगी, चाइना अंदर आ जाएगा पूरा। ये जो HIV वायरस होता है ये हमारे हेल्पर सेल पे अटैक करता है। हेल्पर सेल आपको कहाँ मिलेंगे? लिम्फोसाइट में। ये हमारे हेल्पर सेल पे अटैक करता है और हेल्पर सेल का जो न्यूक्लियस है, जो इसकी नाभिक है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर जाके इसका जो DNA है उसको चेंज कर देता है। यानी जो हमारे देश के जो हेल्पर सेल हैं वो HIV वायरस से कंट्रोल में आके HIV वायरस के दोस्त बन जाते हैं। और ये संदेश देने वाला काम करते ही नहीं है, एंटीबॉडीज को पता ही नहीं चलता है कि कोई वायरस मेरे बॉडी में आया है। और जैसे ये अब जो भी हेल्प सेल है वो अपने आप को क्या करता है? मल्टीप्लाई करता है। एक सेल है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये हेल्पर सेल धीमे धीमे मेरे पूरे शरीर में फैल जाते हैं। और हमारे पूरे शरीर के जो हेल्पर सेल हैं वो असल में HIV वायरस के दोस्त बन जाते हैं और हमारे शरीर में
HIV वायरस पीछे से हमारी इम्यूनिटी को कमजोर करता जाता है और ये हेल्पर सेल संदेश देते ही नहीं कि कोई दुश्मन आपके देश में घुस गया है, आपके शरीर में घुस गया है। तो ये अटैक किस पे करता है? हेल्पर सेल में। तो HIV वायरस जब धीमे धीमे हम पर अटैक करता है, धीमे धीमे हमारी इम्यूनिटी खत्म करता है, जो एक ऐसी स्टेज आती है जिस स्टेज में हमारे पास इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, मतलब हल्का सा भी हमें कोई बीमारी लग जाए तो वो बीमारी बहुत लंबे दिनों तक चलती है, हमारे पास इम्यूनिटी बहुत कम होती है। उस स्टेज को कहते हैं एड्स। उस स्टेज को कहते हैं आपको एड्स हो गया है। ऐसा नहीं कि HIV वायरस आपको लगा तभी आपको एड्स हो गया। HIV वायरस धीमे धीमे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को इतना कमजोर कर देता है कि हम एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं जिस स्टेज में हमारी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, खत्म होती है। उस स्टेज को हम कहते हैं एड्स। और एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड मतलब ये जो आपके इम्यून सिस्टम में डेफिशिएंसी आई, कमजोरी आई है, ये एक्वायर की गई है, ये गेन की गई है, ये धीमे धीमे इसको जीता गया है। किसने जीता है? हेल्पर सेल ने। क्योंकि हेल्पर सेल का जो न्यूक्लियस है उसको चेंज कर दिया था HIV वायरस ने। तो धीमे जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आप बोलेंगे मैंने ये पोस्ट एक्वायर की है, मैंने मेहनत करके ये पोस्ट पाई है। तो ये एक्वायर्ड किया गया है, हमारी डेफिशिएंसी को खत्म किया गया है, इसको एक्वायर किया गया है। किसने? HIV ने। तो HIV वायरस से एड्स होता है। एड्स एक स्थिति है, एक स्टेज है, और उस स्टेज में हमको छोटी छोटी बीमारी भी इतनी घातक हो जाती है कि हमारी जान चली जाती। तो एड्स का कोई इलाज नहीं है, एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है। हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाते हैं। दुनिया में भारत तीसरे नंबर पे आता है एड्स के मरीजों में। लगभग 2 करोड़ भारत में एड्स के मरीज हैं, जिनमें से 70% को पता है कि वो एड्स के मरीज हैं और वो इलाज ले रहे हैं। 30% को पता नहीं है और वो इलाज भी नहीं ले रहे। तो एड्स एक जानलेवा बीमारी है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है, इसका कोई क्योर नहीं है, लेकिन हम इसकी रफ्तार को कम कर सकते हैं। मान लीजिए HIV हम आपको वायरस आया, अगर आपने कोई इलाज नहीं किया तो आपको एड्स तक पहुंचने की स्थिति में 1 साल में आपको एड्स हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेडिसिन लेंगे तो ये एड्स की स्थिति 10 साल बाद आएगी। ये वायरस एक बार आ गया ये तो नहीं निकलेगा, लेकिन वो आप अच्छा खासा लंबा जीवन जी सकते हैं। तो हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता लानी कि भाई अपना इलाज कराओ, चेक कराओ। अगर HIV वायरस है तो इलाज करना शुरू कर देते हैं, नहीं तो तुम्हें जो 1 साल में एड्स होना, मतलब जो 10 साल में एड्स होना होगा वो 1 साल में हो जाएगा। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। तो इसके लिए एक संस्था है मेरे देश में, ये उसी संस्था का सिंबल है। उस संस्था का नाम है नाको। नाको नाको जो संस्था है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो नाको हमारे देश में एड्स से जुड़े हुए सारे प्रोग्राम कर रही है, इलाज करवा रही है। इस तरह दुनिया में भी संस्था है। तो आपको ध्यान रखना 1 दिसंबर को हर साल यूनाइटेड नेशंस मनाता है वर्ल्ड एड्स डे के रूप में। और एड्स कैसे हो सकता है? असुरक्षित सेक्स से हो सकता है, जो इन्फेक्टेड ब्लड है उससे हो सकता है। अगर माँ को मतलब HIV है, एड्स है, तो बच्चे को भी आ सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग कराते वक्त आ सकता है। ठीक है, तो एड्स जो है वो एक स्टेज है, वो स्टेज में हम कैसे पहुंचते हैं? HIV वायरस हमको पहुंचाता है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। वैसे ये न्यूज़ नहीं थी तो आज का ही था। न्यूज़ पे चलते हैं। हमारे देश को नए नेवी चीफ मिल गए हैं, उनका नाम है R हरि कुमार। यानी अब वो हमारे देश के क्या कहलाएंगे? चीफ ऑफ नेवल स्टाफ या एडमिरल कहलाएंगे। एडमिरल, क्योंकि अभी इनके नाम क्या, वाइस एडमिरल लगा था, अब ये एडमिरल कहलाएंगे। आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी को एडमिरल कहा जाता है। इसके पहले इन्होंने किससे चार्ज लिया? करमबीर सिंह से चार्ज लिया। करमबीर सिंह रिटायर हो रहे हैं, एडमिरल करमबीर सिंह रिटायर हो रहे हैं, और अब हरि कुमार हमारे नेवी के नए चीफ होंगे। इंडियन नेवी की पहले हरि कुमार जी की बात कर ले। हरि कुमार जी लगभग 40 साल का इनका कैरियर रहा है। काफी बड़े बड़े लोकेशंस में ये रहे हैं, अच्छे पदों में काम किया है इन्होंने। हमारा एक जो INS विराट था, यानी ये हमारा इंडियन नेवल शिप है, एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विराट, अभी तो नहीं है, लेकिन इस पे ये इसके कमांडिंग ऑफिसर रहे हैं।
इन्होंने जो मिसाइल डिस्ट्रॉयर रणवीर है उसको कमांड किया। अच्छा खासा कैरियर है, लगभग 40 साल का कैरियर है, तो लगभग वैरायटी ऑफ इन्होंने काम किया है। और ये अभी वेस्टर्न नेवल कमांड के हेड थे। इंडियन नेवी की बात करें तो इसके 3 कमांड है, एक पश्चिमी कमांड वेस्ट में, एक पूर्वी कमांड ईस्ट में, और एक दक्षिणी कमांड साउथ में, और एक और कमांड है जो भी नया बना है उसका नाम है अंडमान निकोबार कमांड। तो जो पश्चिमी कमांड है ये कहाँ पे है, मुंबई पे स्थित है, यानी ये मुंबई वाले पश्चिमी कमांड के हेड थे। सदर्न जो कमांड है वो कहाँ पे है, कोची में, कोची केरला में। ईस्टर्न कमांड कहाँ पे, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, और ये अंडमान निकोबार वाला एक है। अब बात कर लेते हैं इनके थोड़े पदक की। इनके पास परम विशिष्ट सेवा मेडल है। देखिए, जब आप बहुत लंबी सर्विस करते हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया है, तो आप किसी भी आर्मी के हो, नेवी के, एयरफोर्स के हो, तो सबसे पहले वीएसएम आपको मिलता है, कुछ समय बाद एवीएसएम अति विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है, उसके बाद परम विशिष्ट सेवा मेडल मिलता है। अभी जो गैलेंट्री अवार्ड्स हुए थे जिसमें महावीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र मिल रहे थे, वहां ये पीवीएसएम, एवीएसएम और वीएसएम भी मिल रहे थे। तो ये किसी खास युद्ध के लिए, खास काम के लिए नहीं मिलता। आपने बहुत अच्छा एक वेल डेकोरेटेड आपका कैरियर रहा है, तो आपको ये पदक मिलते हैं। तो जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ होता है, ये हमारी नेवी का चीफ होता है, साथ में एडवाइजर होता है डिफेंस मिनिस्टर का। किस चीज का एडवाइजर होता है, एक प्राइमरी नेवल से जुड़े हुए हर चीज के लिए सरकार को एडवाइस करते हैं नेवल चीफ। और ये कहाँ बैठेंगे, नई दिल्ली में बैठेंगे। हर साल 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी दिवस के रूप में। आ ही रहा था तो मैंने इसको भी डाल दिया, अभी 4 दिसंबर आने वाला है। हर साल 4 दिसंबर को हम मनाते हैं नेवी दिवस के रूप में। क्यों बनाते हैं, और इस दिन मुंबई में जो गेटवे ऑफ इंडिया है वहां पे शाम को एक बीटिंग रिट्रीट होती है, मतलब इनका नेवी का बैंड आता है और गेटवे ऑफ इंडिया में परफॉर्म करता है। क्यों मनाते हैं हम 4 दिसंबर को, तो 1971 का जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तो हमारी नेवी ने कराची बंदरगाह, पाकिस्तान का कराची बंदरगाह को तबाह कर दिया था 1971 में, पूरी तरह तबाह कर दिया था। और पानी के अंदर उनकी एक सबमरीन को हमारे उनका जो एक डिस्ट्रॉयर शिप था, क्या नाम था, पीएनएस खैबर। पीएनएस मतलब पाकिस्तान नेवल शिप, जैसे हमारा आईएनएस होता है इंडियन नेवल शिप, तो पाकिस्तान का पीएनएस है। तो पीएनएस खैबर को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये हमने किससे किया था, एंटी शिप मिसाइल से। भारत ने इससे पहले एंटी शिप मिसाइल का प्रयोग नहीं किया था किसी भी देश के साथ। हमने इसको डिस्ट्रॉय किया, और इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को हम मनाते हैं अपना नेवी डे के रूप में। ये जो पूरा ऑपरेशन था, इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ऑपरेशन ट्राइडेंट के तहत हमारा जो वेस्टर्न कमांड था मुंबई वाला, यहाँ से जहाज निकले, और ये जो कराची है, कराची को डिस्ट्रॉय करना था, कराची बंदरगाह को। कराची बंदरगाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा बंदरगाह था। और 1971 के जो ईस्टर्न युद्ध में जो ईस्ट वाला हिस्सा था, यहाँ पे हमने बांग्लादेश को आजाद करवाया पाकिस्तान से। तो ये 3 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर 1971 तक ये युद्ध चला था। 4 दिसंबर को हमने कारनामा किया था ऑपरेशन ट्राइडेंट को लेकर, इसलिए 4 दिसंबर को हर साल हम क्या मनाते हैं, नेवी दिवस के रूप में मनाते हैं। इंडियन नेवी के मोटो की बात करें, इसका जो मोटो है, इसका मोटो है साम नो वर्ना, यानी गॉड ऑफ वाटर। इंडियन नेवी का वो है गॉड ऑफ वाटर। पानी का देवता कौन है, वरुण। ठीक है, तो ये इनका लोगो है। इंडियन नेवी ने जब गोवा को आजाद कराया 1961 में, तब भी इसने बड़ा अच्छा योगदान दिया। इंडियन नेवी के पास अभी वर्तमान में अगर बात करें शिपों की, तो देखिए हमारे पास अभी इकलौता एयरक्राफ्ट का कैरियर है जो हमारे पास है, उसका नाम है आईएनएस विक्रमादित्य, जो हमने रशिया से लीज पे लिया है। इसके पहले आईएनएस विराट था। आईएनएस विराट अब रिटायर हो चुका है, और आईएनएस विराट एक प्राइवेट कंपनी ने खरीद लिया है। और इसका जो शिप है उसको तोड़ के इसका जो स्टील है, आपने बजाज मोटरसाइकिल में एक मोटरसाइकिल देखी होगी जिसका सिंबल वी है, मेरे ख्याल से विक्रांत या विराट कोई मोटरसाइकिल, उसमें जो स्टील लगा हुआ है वो आईएनएस विराट का ही लगा हुआ है। तो आईएनएस विक्रमादित्य मेरे पास इकलौता अभी एयरक्राफ्ट कैरियर है। एक और हम बना रहे हैं, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर हम बना रहे हैं, और ये इंडिजिनस बना रहे हैं, मतलब इसमें हम किसी मदद नहीं ले रहे। भारत अपने दम पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। हमारे पास चक्रा नाम से, ये भी रशिया से हमने ली है लीज पे। ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है। न्यूक्लियर पावर्ड मतलब इस सबमरीन से हम न्यूक्लियर हथियारों को लॉन्च कर सकते हैं। दूसरी जो सबमरीन है वो सिंधु घोष क्लास की और शिशुमार क्लास की है। अभी जैसे हमने
कलवरी क्लास की सबमरीन बन रही है। पिछली क्लासों में मैंने बताया है कि हमने 6 सबमरीन बना रहे हैं कलवरी क्लास की। इसमें कलवरी, खंडेरी, वेला ये सब लॉन्च हो गई है, वागीर, वक्षीर ये सब लॉन्च होनी है, ये मैंने बताया है। तो अभी मेरे पास शिशुमार क्लास की सबमरीन है, सिंधु घोष क्लास की और चक्रा क्लास की। चक्रा वाली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन है, ध्यान रखिएगा, ये हमने रशिया से ली है। और 26/11 का जब हमला हुआ था, पानी के रास्ते से आया था कसाब, तो उस समय हमने, हमारे देश के लोगों ने एक नए कमांडोज को देखा इंडियन नेवी के, जिनको कहा जाता है मार्कोस कमांडोज यानी मरीन कमांडोज। और ये इंडियन नेवी के बेस्ट ऑफ द बेस्ट कमांडोज हैं, जो कि पानी के अंदर या पानी में कोई युद्ध लड़ने के लिए, टेररिज्म से लड़ने के लिए स्पेशल पर्पस के लिए कमांडोज है। 26/11 के मुंबई अटैक में मार्कोस कमांडोज का हमने काफ़ी हेल्प लिया था, उनका काम लिया था। तो इंडियन नेवी के आपको कमांड ध्यान रखने हैं। और अभी जो हरि कुमार साहब है, ये हमारे इंडियन नेवी के नए एडमिरल बन रहे हैं। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंडियन आर्मी ने इजराइल से एडवांस हेरॉन ड्रोन्स लिए हैं। ये तस्वीर देखिए। ड्रोन क्या होता है आप सभी लोग जानते होंगे, शादी का मौसम चल रहा है, शादी में जाइए, फोटोग्राफी करने के लिए ड्रोन उड़ता रहता है। तो ड्रोन क्या होता है? ड्रोन क्या होता है? ड्रोन को अगर मैं बोलूं तो ड्रोन को हम यूएवी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? यूएवी। फुल फॉर्म होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल। अनमैन्ड मतलब इसमें कोई इंसान नहीं उड़ा रहा, एरियल मतलब ये हवा में उड़ रहा है, व्हीकल मतलब यान, कोई गाड़ी। तो ड्रोन भी एक यूएवी है जिसमें कोई आदमी नहीं बैठा, यानी कोई ह्यूमन नहीं बैठा, लेकिन वो उड़ रहा है हवा में। अब इनकी जब साइज बड़ी कर देते हैं तो इनके फंक्शंस बड़े हो जाते हैं, इनकी स्पीड ज्यादा हो जाती है, ये ज्यादा दूर तक रेंज तक उड़ सकते हैं। तो हमने इसराइल से कौन से ड्रोन लिए? हेरॉन ड्रोन लिए, हेरॉन ड्रोन। लेकिन इसके नाम क्या कि एडवांस लगा था। तो ऐसा नहीं कि हमारे पास हेरॉन ड्रोन पहले से नहीं है, पहले भी हमारे पास हेरॉन ड्रोन है, लेकिन उसका एक लेटेस्ट वर्जन आया, हमने इसराइल से अभी फिर से लिया। यानी हेरॉन ड्रोन हम पहले से यूज कर रहे हैं। अब हम ड्रोन का उपयोग क्यों करते हैं? ड्रोन का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि भाई हमें चेक करना है चाइना क्या कर रहा है, पाकिस्तान क्या कर रहा है। अगर हम अपने अभिनंदन को बोलेंगे कि अभिनंदन जाओ प्लेन लेके जाओ, तो शूट डाउन हो गया तो हमारा प्लेन भी जाएगा करोड़ों को, और हमारा साथी भी जाएगा, पायलट भी जाएगा। लेकिन हमें टोह लेना है, तो हमें ऐसे टोही विमान चाहिए जो वहां जाए, चुपचाप जाके जानकारी लेके चले आए, लंबी दूरी तक उड़े, और इन केस कभी उन पे हमला भी हो जाए तो कोई हमारा कैजुअलिटी ना हो, हमारा कोई सैनिक, हमारा कोई ऑफिसर ना मरे। तो ड्रोन का मेन जो काम है, सबसे मेन क्या है, वो है इंफॉर्मेशन गैदर करना कि दुश्मन कर क्या रहा है। सबसे पहला तो ये काम था जब शुरू शुरू में ड्रोन बने। लेकिन समय के साथ ड्रोन को हमने इतना ज्यादा मजबूत कर दिया कि ड्रोन अब अटैक भी करने लगा है। मतलब ड्रोन यहाँ से जाता है, बम लेके जाता है और वहां पे बम गिरा के चला आता है। और दुनिया में आज जैसे अमेरिका की बात करें, अमेरिका में अफगानिस्तान में ड्रोन ही अटैक करवाएं और वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहा है, कोई उनका ऑफिसर पायलट उसको उड़ा नहीं रहा है। तो शुरू में ड्रोन का काम था इन्फॉर्मेशन गैदर करना, अब तो ये हो गया कि अटैक भी करना है हम ड्रोन से। इसराइल इस तकनीक में बहुत आगे है। हम इसराइल के बहुत करीबी दोस्त हो रहे हैं। जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तो हमारे इसराइल के टाई अप हैं, जो दोस्ती है वो एक नए मुकाम में पहुंची है। तो हम इसराइल से बहुत कुछ खरीद रहे हैं। इसराइल से पहले भी हमने हेरॉन ड्रोन खरीदे थे, ये इसका अपडेटेड वर्जन आया है। अब ये ड्रोन को हम कहाँ डिप्लॉय करेंगे? ये ड्रोन को हम डिप्लॉय करेंगे LAC बॉर्डर में। कहाँ डिप्लॉय करेंगे? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में। ये क्या होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल? देखिए, अगर मैं ये कश्मीर बनाऊं तो कश्मीर में दोनों साइड, इधर वाला जो हिस्सा है, इधर वाला जो हिस्सा है, ये तो पाकिस्तान लेके बैठा है, आजाद कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान। और यहाँ पे जो लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान के साथ। लेकिन 1961-62 के युद्ध में चाइना ने बहुत बड़ा हिस्सा हमारा कब्जा कर लिया था। चाइना ने हमारा बहुत बड़ा हिस्सा कब्जा कर लिया। तो चाइना के साथ जो लाइन है हमारी, उसको हम कहते हैं LAC, यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हम इसको सीधे इंटरनेशनल बॉर्डर क्यों नहीं कहते भाई? क्योंकि ये विवादित लाइन है, आपने हमारी जमीन कब्जा करके रखी है, इसलिए हमने इसका भी ऐसा नाम दिया है। और आपको LOC हो या LAC, सिर्फ कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगी। इंडिया चाइना के बॉर्डर तो अरुणाचल प्रदेश में भी है, इंडिया चाइना के बॉर्डर तो हिमालय में भी, वो हिमाचल प्रदेश में भी है, वहां LAC नहीं है। इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर तो राजस्थान में, वहां LOC नहीं है। ध्यान रखिए, LOC और LAC दोनों कहाँ मिलेगा? जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में। अब ये जो LAC है,
ये जो LAC है, तो ये तो मैंने आपको दिखा कि जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में है, वो जो रीजन चाइना ने कब्जा किया उसको अक्साई चीन चाइना कहते हैं। लेकिन चाइना यहाँ तक नहीं रुका, चाइना ने बोला है, जैसे मैं ये फिर से बनाता हूँ और ये चला जा रहा है अरुणाचल प्रदेश तक। तो चाइना ने बोला कि भाई ये जो पूरी जो बॉर्डर है, देखिए हमारे और चाइना के बीच में जो बॉर्डर है ना, इस लाइन को कहते हैं मैकमोहन रेखा, मैकमोहन लाइन। 1914 की ये लाइन है, अंग्रेजों के समय बनी थी। चाइना इस लाइन को मानता ही नहीं है, क्योंकि चाइना बोलता है मैं तो पैदा 1949 में हुआ हूँ, और 1949 के बाद तो आपने हमारे साथ कोई ऐसा दस्तावेज साइन किया ही नहीं है, हम क्यों माने। तो चाइना बोलता है जो पूरी बॉर्डर है ना हमारी और आपकी, ये पूरी डिस्प्यूटेड है। और चाइना इस पूरी बॉर्डर को 3 हिस्से में बांट के रखा है। 3 हिस्से मतलब जो लद्दाख वाला हिस्सा है इसको चाइना कहता है वेस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न। ये जो हिमालय वाला, ये हिमाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है, सिक्किम वाला जो हिस्सा है, इसको चाइना बोलता है सेंट्रल बॉर्डर या सेंट्रल सेक्टर। और ये जो अरुणाचल प्रदेश वाला हिस्सा है, अरुणाचल प्रदेश वाला, इसको वो बोलता है ईस्टर्न सेक्टर। और जो अरुणाचल प्रदेश है, चाइना अरुणाचल प्रदेश को बोलता है ये तो मेरा तिब्बत है, क्योंकि इधर आपको जो इलाका मिलेगा वो तिब्बत का इलाका है, और तिब्बत चाइना ने 1959 में कब्जा कर लिया था। तो चाइना कहता है अरुणाचल प्रदेश क्या है, साउथ तिब्बत है, ये तो तिब्बत का इलाका है, आज नहीं कल तो मैं इसको ले ही लूंगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं चाइना बहुत ज्यादा एग्रेसिव काम कर रहा है, कई सारे यहाँ पे गांव बना रहा है, कई सारी न्यूज आती रहती है। तो हमें अब ये डर है कि चाइना अब जो भी हरकत करेगा इधर ईस्टर्न साइड करेगा, अरुणाचल प्रदेश साइड ही करेगा। इसलिए हमने ये जो ड्रोन मंगाए हैं ये हम किधर डिप्लॉय करेंगे, एक तो अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न सेक्टर में डिप्लॉय करेंगे कुछ, और कुछ हम यहाँ डिप्लॉय करेंगे लद्दाख वाले में। तो लद्दाख का जो ईस्टर्न सेक्टर है, ईस्टर्न लद्दाख जिसको हम अक्साई चिन कह रहे हैं, यहाँ पे जो हमारा LAC है वहां डिप्लॉय करेंगे। और अभी जो इसकी दूसरी खेप आएगी फिर हम इसको किधर डिप्लॉय करेंगे, ईस्टर्न सेक्टर में। तो ईस्टर्न सेक्टर कौन सा कहलाएगा, अरुणाचल प्रदेश वाला। सेंट्रल सेक्टर कौन सा कहलाएगा, जो बीच वाला एरिया आता है। और वेस्टर्न सेक्टर कौन सा कहलाएगा, वेस्टर्न सेक्टर कौन सा कहलाएगा, जो लद्दाख वाला है। यानी जो इंडिया चाइना बॉर्डर है इसको 3 सेक्टर में बांटा गया है, और चाइना कहता है जो ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश वाला वो तो इसका पार्ट है। तो चाइना हरकतें कर रहा है, हमने देखा है गलवान को भी 20 मई को 1 साल हो गए, उसके बाद और भी झड़पें हुई। आज भी भारत चाइना की जो बॉर्डर है वहां पे दोनों तरफ की आर्मी खड़ी हुई है, और चाइना ने बहुत सारे ड्रोन डिप्लॉय कर दिए हैं, उसके टोही विमान आते हैं हमारी बॉर्डर में देख के चले जाते हैं। मेरे पास इतने अच्छे ड्रोन नहीं थे, मैंने इमरजेंसी बेसिस पे इनको बुलवाया और ये हमारे पास पहुंच गए हैं। तो ये जो हेरॉन ड्रोन्स हैं इनका पुराना वर्जन मेरे पास है, इसका जो एडवांस वर्जन है ये हमने अभी लिया, इसका एडवांस वर्जन हमने लिया है। तो हेरॉन क्या है, ड्रोन है, और ये ड्रोन हमने कहां से प्राप्त किए हैं, इसराइल से प्राप्त किया। ऐसा नहीं कि इसराइल से हमने पहली बार कुछ लिया है। बालाकोट अटैक हमने किया, बालाकोट अटैक क्या था, पुलवामा में हमारे शहीद हुए जवान 14 फरवरी वैलेंटाइन डे 2020 के दिन हमने उसके अटैक में बालाकोट किया। लेकिन बालाकोट में आतंकवादी कहाँ छुपे हैं, उनके कैंप कहाँ है, ये जानकारी भी हमें इसराइल ने दी थी। यानी इसराइल, उसके बाद अभी अगर बात करें तो जैसे हमारे पास हमारी जो अडानी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी अडानी और इसराइल की कंपनी मिलकर एक कोलैबोरेशन किए हुए हैं, इलियट के नाम से बेंगलोर बेस्ड कंपनी, और वो भी ड्रोन बना रहे हैं, ठीक है। और बात करें, ये तो कहानी मैंने आपको समझा दी LAC वाली, ठीक है। ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर, ये सब मैं बता दिया हूँ आपको। ये देखिए, तो एक सर्चर के नाम से पहले हमने इसराइल से ड्रोन लिया था, ड्रोन UAV एक ही है, हर्मिस के नाम से हमने एक लिया है। लेकिन हर्मिस 900 जो है ये भारत और इसराइल दोनों मिलकर इसको डेवलप कर रहे हैं, मैंने बेंगलोर कह दिया था, वो हैदराबाद बेस्ड कंपनी इलबिल्ट। और ये जो अडानी डिफेंस है, अडानी कंपनी और इसराइल की कंपनी दोनों मिलकर एक ड्रोन बना रही है हर्मिस 900 के नाम से। ये इंडिया इसराइल का ज्वाइंट वेंचर है। बराक नाम से एक सरफेस टू एयर मिसाइल है जो कि हमने इसराइल के साथ डेवलप की है। और बराक 8 जो है ये नेवल वर्जन है, मतलब नेवी जो मिसाइल यूज करती है उसका नाम है बराक 8, और बाकी जो एयरफोर्स आर्मी यूज करती है उसका नाम है बराक। एक स्पाइक नाम से एंटी टैंक मिसाइल हमने इसराइल से ली है। तो इसराइल के साथ ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कुछ ले रहे हैं, बहुत पहले से हम हमारे डिफेंस कोलैबोरेशन इसके साथ है।
ठीक है। ये सर्च, ट्रैक एंड गाइडेंस रडार इसराइल से, एक फाल्कन नाम से एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम है। ये एक तरह का रडार है, एक तरह का रडार है, हमारे बड़े बड़े फाइटर प्लेन्स में लगता है फाल्कन। इसको आसमान में आंखें कहते हैं, आईज इन द स्काईज। ठीक है, तो ये रडार ये चेक करता रहता है कौन आ रहा है जा रहा है, और अगर उसको दुश्मन दिखता है उसके रडार में तो वो ऑटोमेटिक फायर भी कर देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो ये सब हम कर क्यों रहे हैं? चाइना गलवान का जो इशू हुआ था 20 मई को, वो उसके बाद 20 जून को जो हुआ था उसके बाद से हम देख रहे हैं लगभग 1.5 साल हो रहा है इंडिया चाइना की बॉर्डर अभी भी टेंशन में है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पास एक बेहतरीन ड्रोन हो। ठीक है, और इंडिया चाइना डिस्प्यूट बहुत लंबे समय का है। चाइना, वो लंबी कहानी अभी बताऊंगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, छूट जाएगा। वीर सावरकर पर चलते हैं। वीर सावरकर कैसे आ गए भाई? देखिए, हमारे पहले तो आप थोड़ा पॉलिटी पढ़िए, पॉलिटी मेरे साथ पढ़िए। सन 2005 में एक राइट टू इंफॉर्मेशन नाम से एक्ट आया। राइट टू इंफॉर्मेशन यानी सूचना का अधिकार कानून आया। और सूचना के अधिकार में ये आया कि भाई हर व्यक्ति के पास सूचना का अधिकार है और सरकार से सूचना प्राप्त कर सकता है। इसके लिए एक संस्था बनाई गई। उस संस्था में कहा गया कि एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, मुख्य सूचना आयुक्त, और उसके साथ 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर की एक टीम होगी। इस तरह राज्य में भी एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे। और इन लोगों का काम यह है कि देश भर में सूचनाओं का आदान प्रदान टाइम से हो और हर कोई व्यक्ति सूचना प्राप्त कर सके सरकार से। और अगर कोई सूचना देने में देर कर रहा है तो आप उस पर प्रतिदिन का फाइन लगाइए और उसकी सैलरी से काट के उस व्यक्ति जिसने सूचना मांगी है वो उसको दीजिए या पैसा दीजिए। अब ये जो, और अभी जो ये CIC हैं और ये जो 10 IC हैं, इनका कार्यकाल 3 साल का है। पहले 5 साल का था, सरकार ने इनका कार्यकाल 3 साल का कर दिया है। और ये जो मुख्य सूचना आयुक्त हैं और सूचना आयुक्त हैं, ये एक कमेटी द्वारा चुने जाते हैं। इस कमेटी का जो मुखिया है, हेड कौन करता है? प्रधानमंत्री हेड करते हैं। लेकिन इस कमेटी को बनाता कौन है? इस कमेटी को बनाते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति एक कमेटी बनाते हैं जिसके मुखिया प्रधानमंत्री होते हैं। वो तय करते हैं कि कौन CIC और कौन IC बनेगा। तो 10 IC है मेरे पास, एक CIC है केंद्र में। उस तरह राज्य में स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर है और 10 IC हैं। राज्य में यही कॉन्सेप्ट रहेगा, गवर्नर बनाएगा और CM उस कमेटी का मुखिया रहेगा। इन सबका कार्यकाल 3 साल का, यहाँ भी कार्यकाल 3 साल का। इनका वेतन भत्ते, इनकी सेवा शर्तें अब कौन तय कर सकता है? केंद्र सरकार तय कर सकती है। पहले राष्ट्रपति करता था, अब केंद्र सरकार कर सकती है। अभी एक कानून ला के चेंज किया गया, यहाँ पे राज्य सरकार तय करेगी इनका वेतन भत्ते अलाउंसेस क्या होंगे। तो इन्हीं में से एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनका नाम है उदय माहुरकर, मत याद रखो नाम। लेकिन इन्होंने एक बात कही, इन्होंने कहा कि विनायक दामोदर सावरकर जो थे ये हिंदुत्व विचारधारा के प्रणेता थे, रचयिता थे, और इनकी कही हुई बातें आज भारत में लागू हो रही हैं, या ये कह सकते हैं कि सावरकर युग, सावरकर इरा भारत में आ चुका है। अब VD सावरकर को भारत रत्न मिले या ना मिले, उनकी पर्सनालिटी तो भारत रत्न से भी बहुत ऊपर है। एक कंट्रोवर्सी चल रही थी कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है आज हमारे देश में वही चल रही है, और सावरकर ने जो कहा, जैसा कहा वैसी बातें आज लोग मान रहे हैं, समझ रहे हैं। इसलिए सावरकर युग आ चुका है और ऐसे आदमी को भारत रत्न मिले ना मिले फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो उससे भी बहुत ऊपर है। ये एक कंटेक्स्ट है, हमें इसको भूल जाना है। लेकिन हमें इसमें ध्यान रखना है कि हिंदुत्व क्या है, सावरकर का हिंदुत्व क्या है, ये हमको ध्यान रखना है। सावरकर ने जो हिंदुत्व बोला, वो जो एक अखंड भारत के एरिया में, अखंड भारत में अफगानिस्तान पाकिस्तान जो भी है वो आता है, इस एरिया में रहने वाला हर व्यक्ति इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज रिलीजन, सावरकर ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। सावरकर ने बोला इस भूमि में रहने वाला हर एक व्यक्ति जो इस जमीन को अपना मदरलैंड मानता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अगर इस जमीन को अपना मातृभूमि मानता है, मदरलैंड मानता है, तो वो इस इलाके का निवासी है। और इनकी जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी यही कहती थी, अगर आप इस जमीन को अपनी मातृभूमि मानते, मदरलैंड मानते हैं, तो आप हिंदू हैं। आप क्या हैं? आप हिंदू हैं। इनका हिंदू धर्म वाला हिंदू नहीं था, इनका हिंदू इस लैंड में रहने वाला हर एक व्यक्ति हिंदू था, क्योंकि इस जमीन को वो अपनी मातृभूमि, अपनी मदरलैंड मान रहा था। ये इनकी आइडियोलॉजी थी। आज इनकी आइडियोलॉजी को लोग अपने हिसाब से कुछ भी बोलते हैं, जो भी है, कंट्रोवर्सी काफी ज्यादा इनके नाम पे रहती है। लेकिन इनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी क्या थी? शिवाजी जैसे, कि भाई जो इस जमीन में रहता है, इस धरा में रहता है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहता है, और वो इस जमीन को अपना मानता है, तो वो हिंदू है। और ये आइडियोलॉजी हिंदुत्व आइडियोलॉजी थी इनकी। यानी इनकी आइडियोलॉजी कैसी थी
कि हम इस भूमि के बालक हैं, इस भूमि के संतान हैं और हम इस भूमि को अपना मानते हैं। तो विनायक दामोदर सावरकर के बारे में हमको जानना है, कौन थे ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इन्फ्लुएंशियल फिगर हैं, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन पे सवाल आएगा ही आएगा, पिछले साल 1.5 साल से न्यूज में है। विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक में हुआ, नासिक के पास एक गांव में हुआ, भागुर में। ये इनके 2 भाई थे, ये छोटे भाई थे, बड़े भाई का नाम था गणेश दामोदर सावरकर, छोटे भाई का नाम था विनायक दामोदर सावरकर। छोटा भाई थोड़ा तेज था, छोटा भाई थोड़ा तेज था, और इन्होंने 1899 में दोनों भाई ने मिलकर नासिक में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उसका नाम था मित्र मेला। मित्र मेला में ये ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को जोड़ गए थे जो कि इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे, वो चाह रहे थे कि फिरंगी बाहर जाएं और हमें अपना देश वापस मिले। बाद में इनको मौका मिला और ये गए लंदन, और लंदन में इंडिया हाउस नाम से एक संगठन था, वैसे ये घर था पूरा, उसका नाम था इंडिया हाउस। एक व्यक्ति थे, उनका नाम था श्याम जी कृष्ण वर्मा। इन्होंने इंडिया हाउस की स्थापना की थी और ये हर साल एक स्कॉलरशिप निकालते थे सिर्फ 6 बच्चों के लिए, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट 6 बच्चे होते थे, उनका ये रहने खाने का खर्चा भरते थे लंदन में, कि आप लंदन में आओ, पढ़ाई करो। तो उन 6 में से एक सावरकर चुने गए और उनको मौका मिला इंडिया हाउस में रहने का, वहां पढ़ने का। और इंडिया हाउस में जब ये गए तो वहां उनको बहुत सारे और क्रांतिकारी मिले, वो बड़े इन्फ्लुएंस हुए, अच्छी अच्छी किताबें पढ़े, अच्छी पढ़ाई कर रहे थे वहां पे। बाद में ब्रिटिश सरकार को शक हुआ और उन्होंने श्याम जी कृष्ण वर्मा को पकड़ लिया, इंडिया हाउस बंद करवा दिया। तो वो वहां से इंडिया जब आए तो 1905 में इन्होंने एक और संगठन बनाया, इसका नाम था अभिनव भारत। और इस संगठन को जब इन्होंने बनाया तो अपने मित्र मेला को इसी में डिसॉल्व कर दिया, इसी में इन्फ्यूज कर दिया। मित्र मेला खत्म, अभिनव भारत चालू। और इनका ये सब रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए कर रहे थे और ये चाह रहे थे कि अंग्रेज यहाँ से जाएं। ये मैजनी से बहुत प्रभावित थे। मैजनी जो था इटली का था, इसने संगठन बनाया था, उसका नाम था यंग इटली, और इटली को यूनिफाई करने का वो चाहत रखता था। इसी बातों से बहुत प्रभावित थे ये, और ये भी चाहते थे जिस तरह मैजनी ने इटली को यूनिफाइड किया, हम भी अपने देश को यूनिफाइड करेंगे, अखंड भारत बनाएंगे और अंग्रेजों को भारत से निकालेंगे। इन्होंने अभिनव भारत के तहत अपने कुछ साथियों को फ्रांस भेजा, वहां से उन लोगों ने बम बनाने की ट्रेनिंग लेकर आए। ये सब ये कहाँ कर रहे थे? नासिक में कर रहे थे। नासिक का जो कलेक्टर था उसका नाम था जैक्सन को ये खबर लग गई कि अभिनव भारत के ये जो लोग हैं ना, ये बम बनाना सीख गए हैं, कुछ न बड़ा कांड ये करेंगे। तो जैक्सन ने इनके ऊपर सख्ती बरतना शुरू कर दी। तो सावरकर ने तय किया कि यार ये जैक्सन जब तक रहेगा तब तक हमारा काम बिगड़ेगा, तो जैक्सन को ही हटा देते हैं। इन्होंने जैक्सन को मारने का प्लान बनाया और जैक्सन को मार दिया। कहाँ मारा जैक्सन को? नासिक में, क्योंकि वो नासिक का कलेक्टर था। बाद में इनको पकड़ा गया, इन सभी को पकड़ा गया और इन पर एक केस चला। नासिक में आपने षड्यंत्र किया था, नासिक में षड्यंत्र किया था, केस का नाम था नासिक कॉन्स्पिरेसी या नासिक षड्यंत्र, क्योंकि आपने जैक्सन को मारा और जैक्सन एक सरकारी अधिकारी था। इन पर केस चला, इन सब पे केस चला। सब मालूम चला कि ये जो विनायक दामोदर सावरकर है, सब मास्टरमाइंड यही है। तो विनायक दामोदर सावरकर पे 25 साल की सजा हुई कि आपने जैक्सन को मारा, 25 साल की सजा। दूसरा, आपने जैक्सन को मारा और जैक्सन किसके नाम पे काम कर रहा है? क्वीन के नाम पे, राजा के नाम पे काम कर रहा है, यानी आपने राजा के खिलाफ काम किया, तो राजा के खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए इनको 25 साल की और सजा मिली। तो 25-25 करके इनको 50 साल की सजा मिली। इस समय इनकी उम्र सिर्फ 28 साल थी। 28 साल के लड़के को 50 साल की सजा मिल गई, मतलब 78 साल आपको जेल में रहना है। और इनको उठा के कहाँ रखा गया? काला पानी, यानी अंडमान निकोबार में एक जेल है, उसका नाम है सेलुलर जेल, वहां इनको रखा गया। तो सेलुलर जेल में इनको रख दिया गया 50 सालों के लिए। अब इनके पास ये चाह रहा था कि या तो 50 साल की जेल काटे या तो अंग्रेजों से ये माफीनामा लिखे। इन्होंने कई सारे माफीनामा अंग्रेजों को लिखे और अल्टीमेटली इनको 1920 में छोड़ दिया गया। और जब इनको छोड़ा गया तो इन्होंने अपनी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वाला जो ये फेज था इसको त्याग दिया और ये नॉर्मल मतलब नॉर्मल जीवन के रूप में, या एक तरह से गांधीवादी नहीं कहूँगा, मतलब एक लिबरल फेस में ये चले गए। इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी
और एक चीज मैं भूल गया आपको बताना, जब भी लंदन गए थे, इंडिया हाउस में रह रहे थे, तो इन्होंने 1857 क्रांति के ऊपर एक किताब लिखी थी, उसका नाम था द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और वो 1857 की क्रांति का एक बहुत ही बेहतरीन चित्रण था उस किताब में। और हर क्रांतिकारी के लिए वो गीता समान वो किताब थी, क्योंकि वो जाना कि हाँ भाई आज से 50 साल पहले कुछ ऐसा हुआ था। तो फिर इन्होंने अपना जो आखिरी जीवन है, इन्होंने हिंदू आइडियोलॉजी को प्रोपेगेट किया, हिंदू महासभा के 6 साल तक प्रेसिडेंट रहे, सब लिखा हुआ है इसमें, दिखाता हूँ मैं सबको आपको। तो विनायक दामोदर सावरकर जो हैं, ये अखंड भारत की हमेशा बात करते थे। और जिन्ना कैसी बात कर रहा था, टू नेशन थ्योरी, कि नहीं हिंदू मुसलमान दो कम्युनिटी हैं, दो धर्म है, एक साथ रह नहीं सकते, हमें पाकिस्तान चाहिए। और ये क्या बात कर रहे थे, अखंड भारत की। क्यों? इन्होंने क्या बोला था, अगर इस जमीन को आप अपना मानते हो तो आप हिंदुत्व आइडियोलॉजी को मानते हो। ये नहीं कहते थे कि आप मुस्लिम है तो आप बाहर जाइए, या क्रिश्चियन है तो आप बाहर जाइए। ये हमेशा मेजोरिटी रूल को मानते थे कि भाई जो सब चाह रहे वो हो। जिन्ना माइनॉरिटी रूल को मान रहा था कि नहीं नहीं, जो कुछ मुस्लिम है वो चाहते हैं पाकिस्तान बनना तो हम बनाएंगे। अल्टीमेटली ये अखंड भारत एक इसे कहते हैं यूनाइट इंडिया की बात ये कर रहे थे विनायक सावरकर या विनायक दामोदर सावरकर। ये मित्र मेला, ये सब मैं आपको समझा दिया और सब। अभिनव भारत, इन्होंने तिलक की एक स्वराज पार्टी ज्वाइन की थी। तिलक और रानी बेसेंट दोनों ने स्वराज पार्टी बनाई थी, ठीक है। सॉरी, तिलक और रानी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट शुरू किया था और तिलक ने स्वराज पार्टी बनाई थी। फ्री इंडिया सोसाइटी इन्होंने बनाई। ये सब कहानी मैंने आपको समझा दी। इंडिया हाउस वाली, 50 साल की जेल, काला पानी, ये तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और बाद में 1966 में इन्होंने उपवास रखा और अपनी विश से, अपनी इच्छा से उपवास रखा, और उपवास इतना लंबा रखा कि अपने मतलब देह त्याग दिया, खाना बना छोड़ के देह त्याग दिया। इनकी एक फेमस जो मैंने किताब बताई 1904 में लिखी थी, द हिस्ट्री ऑफ वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। और पार्लियामेंट्री रिफॉर्म 1909 में आया था, उसके खिलाफ ये काम कर रहे थे। जैक्सन वाला केस चल ही रहा था, पकड़ा गया और इनको 50 साल की जेल हो गई। टू नेशन थ्योरी की बात इन्होंने अपनी बुक हिंदुत्व में कही थी। तो इनका हिंदुत्व क्या है, हिंदुत्व इनका हिंदू के लिए नहीं है, धर्म के लिए नहीं है। जो इस मदरलैंड में, इस जमीन के टुकड़े में रहता है वो सब हिंदू कहलाएगा। क्योंकि पहले वैदिक सभ्यता में हम जो भी सिंधु नदी के ईस्ट में रहता था, जो भी इंडस रिवर के इस वाली जमीन में रहता था, तो जो ग्रीक थे उन्होंने यहाँ पे रहने वाले हर लोगों को क्या कहा, हिंदू कहा। और ये जो भाषा बोलते थे उसको हिंदी कहा। क्योंकि इस पूरी जमीन को इन्होंने क्या कहा, इस पूरी जमीन को उन्होंने हिंद कहा। ये पूरी जमीन है हिंद। हिंद में कौन रहता है, हिंदू। बोलता क्या है, हिंदी। हिंद कहाँ से नाम आया, सिंधु से, ठीक है। सिंधु के इधर वाला जो हिस्सा है वो हिंद है। रहता कौन है, हिंदू। ये सबको हिंदू कहते थे। जैसे आज हम सबको इंडियन कहते हैं रिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। और जो वो बोलते हैं वो हिंदी भाषा, ठीक है। तो इनका हिंदुत्व अलग था, आज जो हिंदुत्व बोला जा रहा है वो अलग है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कब बना। ये तभी बना जब वो कानून आया, राइट टू इंफॉर्मेशन और सूचना का अधिकार 2005 में आया। चलिए, ये अपने बाल अवस्था में वीर सावरकर ने कोई संगठन बनाया था, अपने टीनेज में एक संगठन बनाया, उसका नाम क्या है, यारों का मेला, मित्र मेला, देशभक्त मेला या रिवॉल्यूशनरी मेला। तो इन्होंने 1899 में मित्र मेला नाम का संगठन बनाया था। हमारे देश का पहला स्वदेशी स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या होगा। हमारे देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम, स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम, स्वदेशी, जो अभी बन रहा है, जो अभी बन रहा है उसका नाम है विक्रांत, ठीक है। विराट था, विराट अब रिटायर हो चुका है। और अभी जो विक्रमादित्य है वो चल रहा है। विराट हो या विक्रमादित्य, दोनों हमने रशिया से लिया है। इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। जेरूशलम के और क्या नाम है। जेरूशलम के और नाम क्या है। जेरूशलम का एक दूसरा नाम है यरूशलम, एक और नाम है अल कुद्स। अरबी भाषा में इसको अल कुद्स कहा जाता है। हिब्रू भाषा में इसे यरूशलम कहा जाता है।
इंग्लिश भाषा में इसको जेरूशलम कहा जाता है। आज चेक करोगे तो इसराइल की कैपिटल जेरूशलम बताएगा, लेकिन एक्चुअल में जेरूशलम के दो हिस्से हैं। वेस्ट जेरूशलम में इसराइल का कब्जा है, ईस्ट जेरूशलम में पैलेस्टीनियन का कब्जा है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, इस पर तो पूरा 1 घंटा लगेगा क्या क्या हुआ था। खैर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।